इन फ्यूचर बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का वो एरिया बनेगा ये स्पोर्ट्स योगासना जो है। स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। जी मैम। ओके, तो थोड़ा सा पहले मैं रिवाइज करती हूँ क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप भूल गए होंगे तो एक छोटा सा हम करते हैं रिवीजन। कल हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू एलोपैथी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है। डीएनए आरएनए साइटोप्लाज्म इससे मिलके सेल बनती है। सेम टाइप सेम फंक्शन के सेल्स मिलके टिश्यू को फॉर्म करते हैं। सेम टाइप के टिश्यूज मिलके ऑर्गन फॉर्म करते हैं। सेम रिलेटेड फंक्शन वाले ऑर्गन्स आपस में मिलके सिस्टम को फॉर्म करते हैं और ये सिस्टम्स आपस में मिलके ह्यूमन बॉडी फॉर्म करते हैं। अब हम देख रहे थे अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू योग। तो योग में जो मनुष्य के शरीर का विकास माना जाता है उसके लिए दो तत्वों को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति की कुछ विशेषताएं हमने देखी थी। हमने ये देखा था कि अहंकार तत्व 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जब अहंकार तत्व की साम्य अवस्था विक्षेपित होती है और ये तीनों अहंकार अपनी साम्य अवस्था को भंग कर देते हैं, तो उस समय पुरुष, प्रकृति, महत या बुद्धि इनके साथ मिलके जो अहंकार होता है, वो जो तमस अहंकार होता है, वो तन्मात्राओं का निर्माण करता है। तन्मात्राएं पंच महाभूत का निर्माण करती हैं। वहीं पर जो सत्व अहंकार होता है, वो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, ऐसे 11 तत्वों का निर्माण करता है। और इस तरह से 11 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन 11 हो गए, 5 तन्मात्राएं, 5 तत्व या महाभूत, ये 10 करेंगे तो 21 हो गए, और प्रकृति, पुरुष और महत, तो ये सबको मिलाएंगे अहंकार, तो ये 25 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 25 तत्व मिलके पूरी प्रकृति का विकास करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि योग के हिसाब से एनाटॉमी क्या है, कि इसमें पंच तन्मात्रा, पंच तत्व, त्रिशरीर, षठ चक्र और पंचकोश आए थे। तन्मात्राएं क्या थी, कि तन्मात्राएं जो होती हैं ये पंच महाभूत जो होते हैं उनका ही सूक्ष्म रूप होती हैं और इनका अपना एक गुण होता है। ये पंच तत्व होते हैं और इन तत्वों के गुण, आकार, मंत्र, तन्मात्राएं किसकी कौन सी हैं, ये सारी चीजें हमने इस टेबल में देखी थी। 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। 6 चक्र होते हैं जिन्हें षट चक्र बोलते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। 5 कोश होते हैं जिन्हें पंचकोश कहा जाता है और ये पंचकोश हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब ये 5 कोश किस तरह से तीनों शरीर से जुड़े होते हैं, ये हमने देखा था कि अन्नमय कोश स्थूल शरीर से जुड़ा होता है, एनाटॉमिकल होता है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर से जुड़ता है, और ये जो प्राणमय कोश होता है इसमें फिजियोलॉजिकल होता है, मनोमय साइकोलॉजिकल होता है, विज्ञानमय कॉग्निशंस होता है और आनंदमय ब्लिस्ड होता है। ये पांचों कोश एक के अंदर एक
इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इनके साइज छोटे होते जाते हैं, इनका आकार एक जैसा रहता है। ये पंचकोशों में अन्नमय जो है वो सबसे बाहर की शीट है या सबसे बाहर का कोश है। उसके अंदर प्राणमय, जहां पर हमारे शरीर की सारी एनर्जीज रहती हैं। मनोमय, जहां मन और विचार रहते हैं। विज्ञानमय, जहां बुद्धि रहती है। और आनंदमय, जहां पर आत्मा का वास है। अब हमें देखने थे प्राण। तो प्राण पंच प्राण कहा जाता है, जो प्राणमय कोश में रहते हैं। ये पंच प्राण जो हैं, ये कौन कौन से हैं? प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। तो ये पांचों प्राण हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। और ये हमारे जीवन को चलाते हैं। ये पंच प्राण के अलावा पंच उप प्राण भी पाए जाते हैं। वो जब हम प्राण का पढ़ेंगे डिटेल, तब उसमें आएगा। तो धनंजय, नाग, कृकल, कूर्मा और देवदत्त, ये जो 5 होते हैं, ये 5 उप प्राण होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और इनका सबका अपना काम होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, तो जो प्राण है, उसका स्थान कहाँ होता है? चेस्ट पर। तो ये हमारे किस बॉडी पार्ट को इफेक्टेड करेंगे? लंग्स और हार्ट को। मतलब आपके ट्रंक रीजन में डायफ्राम के ऊपर, आपके कंधों से लेके डायफ्राम तक। फिर नाभि, उसके ऊपर और नीचे, मतलब पेल्विक कंप्लीट रीजन में अपान प्राण रहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो जगह बचती है, वहां पर जो रहते हैं वो समान प्राण रहते हैं। तो ये जो अपान प्राण होते हैं, ये एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। और जितने भी इन दोनों सिस्टम्स में हम जो भी एलिमेंट्स को बॉडी के बाहर करते हैं, उन सबको बॉडी के बाहर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से प्राण होंगे? अपान प्राण। जैसे यूरिन को आउट करना, स्टूल आउट करना, या इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी को बाहर की तरफ डिलीवर करना, या फिजिकल उसका बर्थ करना। तो इन सारे में अपान प्राण ही होते हैं, जो किसी भी चीज को बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, बाहर करते हैं। तो इसीलिए जब हम नेटल योग लेते हैं, तो उस समय हमेशा हम 8th मंथ तक अपान प्राण को कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, नॉर्मल रहने देते हैं। लेकिन जैसे ही 9th मंथ आता है, तो हम इनकी सबकी टेक्निक होती है कि इन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो हम वो टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं कि जिससे उसके अपान प्राण स्ट्रांग हो, और जब डिलीवरी हो तो बेबी इजीली बॉडी के बाहर आ जाए। तो इस तरह से ये पांचों प्राण हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं। यहां तक आपकी एनाटॉमी कंप्लीट होती है अकॉर्डिंग टू योग। अब इसके बाद साइकिक सेंटर और सारी चीजें आपके फर्स्ट यूनिट में हैं, बट उसको हम थोड़ा सा आगे लेंगे, क्योंकि ये जो साइकिक सेंटर्स हैं, 3 प्लेन्स हैं, इन सब का आपको जो जोड़ना है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से आपको जोड़ना है। और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या है उसको समझना है। तो इसीलिए हम पहले जो है वो सोमेटिक और साइकिक जो प्रॉब्लम्स हैं, या ये क्या चीजें होती हैं, इनको हम समझेंगे। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है? ये शब्द आप लोगों में से किसी ने सुना है, सुना हुआ है? हम सब करके बता सकते हैं यदि सुना हुआ है तो। और अगर नहीं भी सुना हुआ है तो भी कोई बात नहीं, हम अभी पढ़ने के लिए ही बैठे हैं, है ना? सो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, उन्होंने उसकी डेफिनेशन भी दी है, और उन्होंने ऐसा माना है कि प्रेजेंट में जितनी भी बीमारियां हैं हमारे आसपास,
उनमें से अबव 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं। तो अबव 95 डिजीज को यदि हम लेते हैं तो लगभग कफ कोल्ड से लेके एड्स कैंसर जैसी बीमारियां तक किस श्रेणी में आ जाती हैं? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की श्रेणी में आ जाती हैं। तो बचती कौन सी बीमारियां हैं? वो बीमारियां जो किसी बाहर से किसी चीज के आक्रमण होने के कारण हुई। जैसे मान लीजिए एक चाकू से आपका हाथ कट गया, तो वो भी एक डिजीज तो है ही कि आपको, या एक्सीडेंट हो गया किसी का। तो जो बाहरी फोर्स से, आउटर फोर्स से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको यदि हम छोड़ दें तो रेस्ट लगभग सारी जो डिजीज हैं वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आ जाती हैं। अब इसी साइकोसोमेटिक जो डिजीज हैं, ये किस कोष पर, इसमें किस कोष पर काम करेंगे हम? प्राणमय और मनोमय कोष, दो कोष पर हम मेन जब काम करेंगे तब ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है इसको हम ठीक कर पाएंगे। अब ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, ये होता क्या है? तो एक अभी हमने जब WHO की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एक जो जनरल फिटनेस या टोटल फिटनेस है वो क्या है कि एक बहुत हेल्दी बॉडी हो, एक बहुत हेल्दी माइंड हो, एक उसका सोशल हेल्दी पक्ष हो, और स्पिरिचुअली भी वो हेल्दी हो। लेकिन उसके साथ हम हेल्दी को और किस कैटेगरी में रख सकते हैं कि उसकी नींद अच्छी हो, उसको प्रॉपर समय से नींद आती हो, वो एक बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशंस लेता हो, उसकी जो एक्सरसाइज और जो भी गुड हैबिट्स हैं जो कि उसे हेल्दी रखती हैं, वो सारी चीजें उसमें हों, और कुछ मेंटल एक्सरसाइज भी वो कर सकता है। तो WHO ये कहता है कि किसी भी बीमारी का सिर्फ अभाव होना स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ होना वो है कि जब व्यक्ति के चारों पक्ष, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये चारों पक्ष हेल्दी हो, पॉजिटिव हो, तब वो हेल्दी कैटेगरी में आता है। अब ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है या साइकोसोमेटिक इलनेस है, इसी को योग में आधि और व्याधि भी कहते हैं। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और आधि व्याधि ये सेम टर्म है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हम साइंस एलोपैथी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, आधि व्याधि योग के हिसाब से हम कह रहे हैं। तो जब तक किसी चीज का मन पर इफेक्ट होता है वो आधि होता है, और जब उसके सिम्टम्स शरीर पर आ जाते हैं और शरीर पर उसका इफेक्ट दिखने लगता है तो व्याधि होता है। इसी तरह साइकोसोमेटिक में साइको वर्ड क्या है? मन से रिलेटेड, विचारों से रिलेटेड, और सोमेटिक मतलब क्या है? फिजिकल, आपके शरीर से रिलेटेड। अब जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो मोस्टली 10 तरह के होते हैं। साइकोफिजियोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, इसमें सारे जो आपके कार्डिक सिस्टम होता है जिसमें हार्ट और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, उससे रिलेटेड सारी बीमारियां इसके अंतर्गत आती हैं। सेकंड है साइकोफिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में मुंह से लेकर एनस तक, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो भी प्रॉब्लम, जो भी डिजीज होती हैं, वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। थर्ड है साइकोफिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें जितनी भी आपकी श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, मतलब आपके लंग्स और नोज से लेके लंग्स तक, इससे रिलेटेड, आपके श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो भी बीमारियां और प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो इसमें आते हैं। फोर्थ है साइको
फिजियोलॉजिकल स्किन डिसऑर्डर, जितनी भी स्किन डिजीजेस हैं वो सारी इस स्किन डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। साइको फिजियोलॉजिकल जेंट्रो यूरिनरी डिसऑर्डर, तो जितनी भी एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी डिजीजेस होती हैं या डिसऑर्डर होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। साइकोफिजियोलॉजिकल एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी, डिसऑर्डर होंगे, वो इस कैटेगरी में आएंगे। साइको फिजियोलॉजिकल मस्क्यूलोस्केलेटन डिसऑर्डर, मतलब आपके मस्क्यूलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम यानी मसल्स, लिगामेंट, टेंडेंस, बोन्स, जॉइंट्स, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी वो इस कैटेगरी में आएंगी। साइको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पेशियल सेंस, मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे कान, नाक, आंख, जीभ, इनसे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। साइकोफिजियोलॉजिकल हेमिक एंड लिम्फेटिक डिसऑर्डर, जितनी भी पर्टिकुलर ब्लड से लेके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक अलग पार्ट है और उसमें जो ब्लड है जैसे एनीमिया, तो ब्लड से लेके और लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं वो इस सिस्टम के अंतर्गत या इस कैटेगरी में आती हैं। लास्ट है साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ अदर टाइप, कुछ ऐसी होती हैं कि जो इन सारे सिस्टम से भी अलग होती हैं, वो बीमारियां इस कैटेगरी में आ जाती हैं। अब चूंकि हम यहाँ पर बात बार बार थॉट्स की कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कोई थॉट होता है आपका, कोई नेगेटिव थॉट होता है, तो ये थॉट कितना इफेक्ट करता है उसके लिए ये स्लाइड बनाई गई है। तो चूंकि हमें सिर्फ इस स्लाइड को ध्यान से देखना है और हमारे अंदर क्या चेंज हो रहे हैं उन्हें फील करना है, आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस स्लाइड को देखना है। जब ये स्लाइड्स हम बहुत ध्यान से देखते हैं और कुछ देर तक लगातार देखते रहते हैं, तो फाइनली हमारे अंदर या किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या चेंज होता है? होता है सभी में? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं कोई भी। सो यस यस मैम, मैम। बिल्कुल मुंह में पानी आता ही है। मुंह में पानी आ जाता है। जी, तो ये क्या है कि मुंह में पानी आना मतलब क्या हुआ कि आपके मुंह में सलाइवा का जो सीक्रेशन है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। अब ये जो आपके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसका काम होता है कि वो सलाइवा को सीक्रेट करे। और वो क्यों करती है? क्योंकि आप जब खाना खाते हैं, तो आप जब अपने दांतों से उसको चबाते हैं, तो उसको एक अच्छी तरह पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए वो, और जिससे इजीली इसोफेगस से अंदर जाए, इसके लिए आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को सीक्रेट करती है। ठीक है? अब अभी हमने, चूंकि कोई खाना तो खाया नहीं है, सिर्फ एक थॉट क्रिएट किया है अपने अंदर और सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा के सिक्रेशन को चालू कर दिया है। अभी क्या होता है कि देखिए, जो एक ग्लैंड है, ये हमारे बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं, इनके जो रूल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। दो तरह के रूल होते हैं, एक तो होते हैं यूनिवर्सल, एक होते हैं जनरलाइज। तो ये जो सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स है ये यूनिवर्सल रूल्स में आता है। अब यूनिवर्सल रूल्स का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल रूल्स का मतलब होता है कि वो नियम जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हम रहें, वो नियम वैसे ही रहें। फॉर एग्जाम्पल, कि यदि हम मान लीजिए बर्फ के टुकड़े को हाथ में लेते हैं,
तो उसको आप पूरी पृथ्वी पर कहीं भी उस बर्फ के टुकड़े को हाथ में लीजिए, वो आपके हाथ को ठंडा ही करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप यहाँ पर अगर उसको ले रहे हैं तो वो ठंडा लग रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जाके अगर वही बर्फ का टुकड़ा हाथ में ले रहे हैं, तो वो हाथ को ठंडा नहीं कर रहा है। या मान लीजिए आप आग को टच कर रहे हैं, आग के पास जा रहे हैं, तो वो गर्माहट दे रही है, तो वो आप पूरी पृथ्वी पर कहीं भी जाएँगे, तो वो आग आपको गर्माहट ही देगी। तो इसी रूल पर जो ह्यूमन ग्लैंड्स होती हैं, वो काम करती हैं। अब फ़र्क इतना होता है कि ये जब हमने देखा तो चूँकि सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशन को हम फ़ील कर सकते हैं, तो उसको हमने जज कर लिया या उसको फ़ील कर लिया। लेकिन उसी समय आपके स्टमक से गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस जो है, वो भी सीक्रेट हुआ। बट हम उसको फ़ील नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हमने जज नहीं कर पाए या उसको हम फ़ील नहीं कर पाए। सो फाइनली ये है कि हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिनके जो हार्मोन्स हैं, उन पर हमारी बॉडी का लगभग 60% हेल्दी रहना डिपेंड करता है। तो जब हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, तो हमारी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में चेंजेस आता है, उनके सीक्रेशन में चेंजेस आता है। और फिर वो सीक्रेशंस जो होते हैं हमारे बॉडी में चेंजेस करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स भी एक तरह के केमिकल हैं जो आपके बॉडी के फंक्शंस को इफेक्टिव करते हैं। और जब बार-बार कोई चेंज होता है, तो वो हमारी बॉडी में सपोज़ कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है और बार-बार वो बॉडी में नेगेटिव या बैड केमिकल्स को क्रिएट कर रहा है, तो धीरे-धीरे हमारी बॉडी जो है वो बीमार होने लगेगी। और ये एक 1 दिन या 2 दिन में नहीं होता है, ये एक लंबा समय चलता है। और जब एक लंबा समय चलेगा और उसके सिम्पटम्स आपके शरीर पर आने लगेंगे, तो जब वो शरीर पर सिम्पटम आएँगे, तो वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर उस सिम्पटम से को देखते हुए उनको आइडेंटिफ़ाई करेगा और डायग्नोसिस करेगा कि आपको या हो सकता है कुछ टेस्ट कराए, टेस्ट में जो सिम्पटम आए, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा कि आपको ये बीमारी है। उस बीमारी की वो मेडिसिन देगा, ट्रीटमेंट देगा और वो सिम्पटम आप बॉडी से डिसअपीयर हो जाएँगे। जैसे ही वो सिम्पटम बॉडी से डिसअपीयर होंगे, तो उस ह्यूमन बीइंग को हेल्दी मान लिया जाएगा। बट उसका जो रूट कॉज़ है, उसके जो सीड्स हैं, वो अभी भी मन में हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी फिर अपनी फ़ेवरेबल कंडीशंस उनको मिलेगी, तो वो फिर बॉडी पर सिम्पटम्स को दिखाने लगेगा। इसको हम बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे यदि हम अपने गार्डन में एक क्यारी तैयार करते हैं, उस क्यारी में बहुत सारे सीड्स डाल देते हैं। अब कुछ ऐसे हैं कि जो गर्मी में ही होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनके लिए बहुत अधिक पानी चाहिए तो बारिश में ही होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ठंडे मौसम में होते हैं। तो जब भी जिस बीज को अपने फ़ेवरेबल कंडीशंस लगेंगी, तो वो ग्रो होने लगेगा और बाकी बीज जो हैं, वो शांति से उस क्यारी में पड़े रहेंगे, वेट करेंगे कि कब फ़ेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो उस समय वो ग्रो हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से जो डिज़ीज़ेज़ होती हैं, वो बार-बार आपकी बॉडी पे बॉडी पे अपीयर होती हैं और उनके सिम्पटम के हिसाब से उस डिज़ीज़ को हम मानते हैं कि उस व्यक्ति को वो डिज़ीज़ हो गई है। अब चूँकि इसमें सारी चीज़ें थॉट्स पर डिपेंड है, तो हम देखेंगे कि थॉट्स हैं क्या? तो थॉट्स जो है वो एक तरह की प्योर एनर्जी है और एनर्जी को कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है उसके हिसाब से हम एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। कि जैसे साउंड एनर्जी है तो उसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दें या मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप चाहें कि उस साउंड वेव को डिस्ट्रॉय कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम जो भी सोचते हैं और जो भी बोलते हैं, जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तो वो बात आप तक मैं कैसे पहुँचा पा रही हूँ कि मैंने कुछ शब्द बोले
तो मेरे मुंह के सामने के जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें एक फ्रीक्वेंसी हुई और उस फ्रीक्वेंसी से एक वेव बनी और वो वेव आपके कान तक पहुंची। आपके कान ने उस वेव को ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन में जो ऑडिटरी नर्व लेके गई उसको उसने उसके सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया और वहां ब्रेन में उसका मीनिंग समझा गया। तो ये सारी सुनने की प्रोसेस है। तो ये जो साउंड एनर्जी है या जो थॉट एनर्जी है, ये कभी भी इसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और हमेशा जब भी हम थॉट्स कोई भी हमारे दिमाग में आता है किसी भी व्यक्ति के, तो कई बार ये व्यक्ति सोचता है कि यार थॉट्स ही तो है, आ गया चला गया, क्या फर्क पड़ता है। बट चूंकि एनर्जी हमेशा हमारे पास से बाहर निकलती है हमेशा हम एक रिसीवर की तरह काम करते हैं कि जो एनर्जी को बाहर भी भेजते हैं और रिसीव भी करते हैं। तो ये जो सेंडिंग और रिसीविंग की जो एक प्रोसेस है एनर्जी की, ये कंटिन्यूस हमारे माइंड में चलती रहती है। और जिस तरह के ये सिग्नल्स हम रिसीव करते हैं या एमिट करते हैं, उसी तरह के हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती हैं। अगर मान लीजिए हम बहुत नेगेटिव एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगी वो 100% ऐसे केमिकल को प्रोड्यूस करेगी कि जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, जो आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे। और वहीं पर अगर मान लीजिए कोई बहुत पॉजिटिव थॉट्स को सोच रहा है, पॉजिटिव एनर्जी को एमिट कर रहा है, और वैसी ही क्योंकि जैसी एनर्जी को हम भेजते हैं वैसी को ही हम रिसीव करते हैं, तो वो रिसीव भी पॉजिटिव कर रहा है, तो उसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होंगे, प्रोसेस होगी, वो गुड केमिकल्स क्रिएट होंगे जो उसकी बॉडी को हेल्दी बनाएंगे। और इवन ये जो एनर्जी है ये आपके रिफ्लेक्स, एक्शन और फंक्शन को भी इफेक्टेड करती है। तो ओवरऑल हमें ये देखना है कि ये जो थॉट्स, उसके इफेक्ट्स और थॉट्स एनर्जी है, ये दोनों चीजों में सेम काम करती है। आप पॉजिटिव सोचें तब भी वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ काम करेगी, नेगेटिव सोचेंगे तब भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ काम करेगी। और नेगेटिव जितने भी एनर्जी होगी वो 100% आपको बीमार बनाएगी, आपकी हेल्थ को डाउन करेगी। ये एक एग्जाम्पल वैसे मैं कई बार समझा चुकी हूँ, फ्लाइट और फाइट, और शायद अभी कुछ दिन पहले भी समझाया था, तो फिर से इसको रिपीट करना चाहेंगे क्या? जी मैम। अनम्यूट। ओके, शॉर्ट में हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं F2 मोड, जिसको प्रेजेंट में F3 मोड बोलने लगे हैं। तो ये जो फाइट और फ्लाइट जो इफेक्ट है, ये हमारी बॉडी का एक इमरजेंसी सिस्टम है, जो कि एंशिएंट टाइम में जो भी डेंजर्स होते थे उनसे सेफ रखने के लिए ये इमरजेंसी मैकेनिज्म को हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बनाया गया था। अब ये इमरजेंसी मैकेनिज्म है क्या? तो ये इमरजेंसी मैकेनिज्म क्या है कि जब भी हमारे जो फोर फादर थे वो ज्यादातर गुफाओं में, जंगलों में रहते थे, और जब भी वो उस गुफा में या जंगल से बाहर निकलते थे तो कभी भी उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी जो डेंजर होती थी। मान लीजिए उस जंगल में आग लग गई, कोई शत्रु आ गया, टाइगर आ गया, लॉयन आ गया, कोई ऐसा हिंसक प्राणी आ गया। तो जब भी, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टाइगर का लेते हैं, कि हम जा रहे हैं एक जंगल में और हमारे सामने एक टाइगर आ गया। आप अब विजुअलाइज करिए उस पूरे सिनारियो को। जैसे ही वो टाइगर आएगा तो सबसे पहले तो हम फ्रीज हो जाएंगे, हमारा हिलना डुलना कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल रुक जाएगा, हमारा ब्रेन टोटली ब्लॉक हो जाएगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ सेकंड के लिए।
उसके बाद हमारे अंदर दो में से कोई एक इमोशन आएगा, या तो डर का, भय का, या क्रोध का। अब ये इमोशन कैसे आएंगे, किस पे डिपेंड है कि आपने चारों तरफ देखा, आपको साइड से एक बहुत सकरी गली दिख रही है कि अगर आप उसमें जाते हैं तो उससे सेफ हो जाएंगे, कुछ ऐसी पगडंडी है या व्हाटएवर जो भी है, तो आपके अंदर डर का भाव आएगा और आप क्या करेंगे, फ्लाइट, भाग जाएंगे वहां से उस खतरे से बचने के लिए। अब यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है आपके सामने पीछे भागने का या कहीं से भी भागने का, तब आपके अंदर क्रोध का इमोशन एक्टिवेट होगा और आप उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अब ये जब दोनों ही इमोशन को आप देखें, चाहे आपको लड़ना हो और चाहे आपको भागना हो, इन दोनों ही इमोशन को जब आप एक्टिवेट होने के बाद आप इसको एक्टिव करेंगे, तो आपको लड़ने के लिए भी अपने हाथ और पैरों में बहुत ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। भागने के लिए भी आपको हाथ और पैरों में ताकत चाहिए। हाथ और पैर के मसल्स क्या कहलाते हैं, आउटर मसल्स कहलाते हैं। तो ये मैकेनिज्म ह्यूमन बॉडी में बनाया गया कि जैसे ही उसमें बहुत डर या क्रोध का इमोशंस या फीलिंग्स आते हैं, तो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और एड्रिनोलिन हार्मोन्स को सीक्रेट करने लगती है। ये हार्मोन सीधा ब्लड में मिलता है और ब्लड के थ्रू ये हार्ट तक पहुंच जाता है। सबसे पहला काम ये करता है कि हार्ट रेट को, तो जब हार्ट बहुत तेजी से पंप करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरा काम ये क्या करता है कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, मतलब हमारे ट्रंक में, हमारे कंधे से लेके पेल्विक तक जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब में ब्लड की सप्लाई कम कर देगा। अब वो कौन कौन से ऑर्गन हैं, हार्ट, लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, तो ये जितने भी ऑर्गन हैं, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम कर देगा और आपके जो आउटर मसल्स हैं हाथ और पैर के, वहां ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ की जरूरत है, जिससे आप तेजी से भाग सकें या लड़ें तो अपनी पूरी ताकत से लड़ सकें। तो ये जो मैकेनिज्म है ये उस समय के लिए बना था, लेकिन ये आज भी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो अब आज विजुअलाइज कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति ने दिन में 5 बार क्रोध किया, तो 5 बार उसके अंदर ये प्रोसेस हुई और 5 बार उसके इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम हुई और आउटर में बढ़ी। फाइनली क्या होगा कि धीरे-धीरे उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो वीक होते जाएँगे। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम मिल रहा है लगातार, और फिर उनमें कोई ना कोई डिज़ीज़ आ जाएगी और वो उससे अ, बीमार हो जाएँगे। तो ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है जो व्यक्ति बहुत डरे रहते हैं लगातार या बहुत क्रोधी रहते हैं, तो उनका डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है। तो ये F2 मोड, जिसे आजकल F3 मोड कहते हैं। ये कुछ पिक्स हैं जो स्किन कलर को बताते हैं कि अगर हम कीलियोग्राफी कैमरा से फोटो लेते हैं तो उस समय हम जिस थॉट में या जिस विचारधारा में होते हैं, तो किस तरह के एनर्जी एक्टिवेट होती है और किस तरह के फोटोग्राफ आते हैं। तो जैसे अगर हम एंगर हैं तो देखिए सबसे अधिक पोर्शन हमारा रेड है, डरे हुए हैं थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा, फिर इसके बाद न्यूट्रल हैं तो कंप्लीट ये ब्लू कूल रहेगा, सामने कोई दुश्मन दिख गया तो थोड़ा गुस्सा आएगा तो ये थोड़ा इतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, खुश हैं तो हम ये कूल रहेंगे। ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा ऑरा, ह्यूमन ऑरा, उसका कलर चेंज होता है जिस तरह के उसकी थॉट प्रोसेस होती है या उस समय उसकी कंडीशन होती है। अब पॉजिटिव थॉट जो होते हैं वो हम थॉट के साथ ही समझ चुके हैं कि पॉजिटिव थॉट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट ही होते हैं जो आपकी बॉडी में गुड केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी बॉडी को
हेल्दी बनाते हैं, आपके बॉडी को बूस्ट अप करते हैं, आपके रिफ्लेक्स एक्शन को बहुत बढ़ाते हैं। अब ये पॉजिटिव थॉट्स में जनरल जो फीलिंग्स मानी जाती हैं, वो मानी जाती हैं लव, ग्रेटिट्यूड, अफेक्शन, थैंक यू, हैप्पीनेस, ये सारी इसमें मानी जाती हैं। इस नेक्स्ट सॉरी, यहाँ का करंट गया हुआ है तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ। आप लोगों को अब जो क्वेश्चन वॉइस आ रही है मेरी? जी ओके, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। मैडम, भरत मेरा भैया भी का दिख कैमरा रहा है ऑन यहाँ नहीं हो पर रहा है। हैंड रेस। अच्छा, मैडम मेरा भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। मेरी दो क्वेरी कोई थी। बात नहीं हाँ, नंबर जी। 1, जो आपने प्राण के 5 प्रकार बताए हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान, क्या वायु के भी 5 प्रकार जैसे होते हैं? तो ये दोनों एक ही हैं कि अलग चीजें? प्राण वायु, यो उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, वायु ये के भी प्रकार होते हैं। सेम चीज है भैया, ये प्राण को ही वायु भी कहते वायु हैं। को इसमें लिया गया है। जी हाँ, जी हाँ, जी टर्म अलग है बट चीज सेम है ये। सही। जी। एंड जी सेकंड क्वेरी थी कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर आपने जो बोला, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल, जो आउटसाइड से एक्सीडेंटल है, उसके अलावा सारी डिजीज जो हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती हैं। तो मैडम इसमें जो इन्फेक्टिव कंडीशन है, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह हैं, वो भी साइकोसोमेटिक तो नहीं होंगे ना? नहीं होंगे, वो भी आउटर इफेक्टेड है ना, क्योंकि जी बाहर हाँ। से किसी वायरस ने, जैसे अभी अच्छा, कोरोना था, एनी फॉरेन बॉडी है और ना। एक्सीडेंट एंड ऑन दिस? एक और, हाँ एक और इसमें जो बॉडी मिसअलाइनमेंट होती है ना प्रॉब्लम, जी हाँ। वो भी इसमें नहीं आती है। सपोज आपकी बॉडी मिसअलाइनमेंट हो गया जी। या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, हम्म। तो ये ये भी नहीं है साइकोसोमेटिक। जी हाँ। मेरा एक क्वेश्चन था। और भी जिन हाँ, मेरा एक जी हाँ क्वेश्चन। बोले। हाँ, मेरा उससे रिलेटेड था, अपन असाइनमेंट से, कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के डिजीजेस बताएं। तो उसमें सिर्फ डिजीजेस बतानी है उसका, या फिर औद्योगिक उपचार भी बताना है? देखिए, डिजीजेस बताने का मतलब ये होता है जैसे उससे रिलेटेड जो भी डिजीज है ना, जैसे सपोज एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज नाम लिखें और वो क्या है डिजीज, वो लिखें, तो क्वेश्चन का तो यही खत्म हो जाता है। लेकिन यदि आप उसका यौगिक मैनेजमेंट लिख लेंगे तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर तो वहां खत्म हो गया है, आपने डिजीज लिखी और वो डिजीज क्या है, किस पार्ट में होती है, वो खत्म हो गया आंसर, है ना। तो या थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लिख लेंगे तो आपको भी ठीक रहेगा बाद में पढ़ने के लिए, के लिए दोनों के। और मैम, आपने जितनी सारी डिजीजेस बताई है सारी लिखनी है? कोशिश करें मेन तो कम से कम लिखें, 5 से 6 डिजीज तो कम से कम, हम जो मेन होती हैं ज्यादातर देखी जाती हैं, वो तो कम से कम हम लिखें ही तो बेटर। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। जिनके भी हैंड रेज है, मुझे एक्चुअली स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं नाम, तो प्लीज अनम्यूट करें, एक एक अनम्यूट करते जाएं।
हर्षा जी। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, संगीता जैन। जी बोले। जो आपने हमें प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखना है मेडिटेशन, तो उसके अंदर आ गई हमारे जैसे सोहम साधना, प्राण धारणा, सविता ध्यान। तो इसमें कोई भी 4 लिखने हैं मैम, मेडिटेशन भी? हाँ, देखिए जिसमें अगर 4 से ज्यादा ऑप्शन है चॉइस का, तो हाँ आप हाँ, उसमें से 4 चूज कर लीजिए। अब किसी में मान लीजिए 3 ही दिए हैं ऑप्शन, ओके। है ना, जैसे सपोज बंद है तो उसमें 3 हाँ बंद जी, ही दिए हैं, मूलबंद, जालंधर बंद और उद्यान, तो वो 3 हाँ ही लिखेंगे आप, ठीक है, ठीक है, है ना? ठीक है। और मैम इसमें कर्म योगा करके है, तो ये लास्ट, प्रैक्टिकल में, हाँ जी, प्रैक्टिकल उसमें प्रैक्टिकल लास्ट, में ना, हाँ लास्ट में दे रखा है मैम, 13 नंबर इज कर्म योगा। हम्म, तो ये इस ये लिखा हुआ है, कर्म योगा इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। ये तो एक्चुअली छोड़ दें, कर्मयोगा एक्चुअली कि जो पूरा प्रैक्टिकल है वो आप करें, मेन उससे रिलेटेड है ठीक है, एग्जैक्टली, तो इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। मैम आपने एक बार है ना ध्यान वाले में बताया था कि अरहम ध्यान योग भी जरूर लिखें। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है चेलना जी। मेरी आवाज अब आ रही है? मेरी आवाज अभी आ रही है? जी हाँ बोलो जी। मैं बोल रही थी ना कि ध्यान में आपने बताया था एक दिन कि अरहम ध्यान योग भी जरूर लिखे, एक एक ध्यान जरूर अरहम ध्यान योग भी लिखे, ऐसा आपने बोला। हाँ, वो इसलिए हमने बोला था कि जिनको है जानकारी वो लिख सकते हैं, लेकिन सपोज जिन्होंने आराम ध्यान योग का कोर्स नहीं किया, उनको जानकारी नहीं है, तो वो ना लिखें। जो उससे जुड़े हुए हैं और जो लिख सकते हैं तो वो लिख लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी शायद होंगे कि जिनको कोई जानकारी नहीं है, जिन्होंने कोर्स नहीं किया है, तो वो फिर परेशान ना हो, ना लिखें। इसकी भी देखिए जो, एक मिनट में रिकॉर्डिंग